नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए अपना 5वां यूनिट है थर्ड पेपर का, यानी आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा, जो हमारा तीसरा पेपर है उसका यूनिट नंबर 5 है। यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरी हुई तस्वीर 1992 के बाद। हमने 1947 से लेकर के 1992 तक की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र यूनिट नंबर 4 में किया था। आज हम 1992 के बाद की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करेंगे और इस यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ने हैं मोस्टली वो आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे, आप लोग को ज्वाइन करना मत भूलिए। अब आइए, आप लोग सबसे पहला प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 1990 का जो वर्ष है उसको इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर के मामले में साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मार्च 1992 में सबके लिए शिक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो याद रखना है, ये किया गया था जोमती एन, थाईलैंड के अंदर पड़ता है। जोमती नामक एक शहर है थाईलैंड का, वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, 16 दिसंबर 1993 को सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व के 9 सघन जनसंख्या वाले देशों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ये हमारे इंडिया में हुआ था, दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने डीपीईपी की परिकल्पना कब की गई थी, यानी किस वर्ष हुआ था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखना। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की परिकल्पना यानी शुरुआत कब की गई थी, 1993 के अंदर हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, डीपीईपी कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1993 के अंदर, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई थी किस योजना के तहत। तो याद रखना, शिक्षा गारंटी योजना के तहत में इनको खोला गया था, राजीव गांधी पाठशालाओं को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार पर सर्वप्रथम किसने काम किया था। ये आप लोग सभी जानते हो, ज्योतिबा फुले ने काम किया था और उनकी मिसेस, ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए काम किया था, याद रखेंगे आप लोग। अब आप लोग याद रखेंगे कि संसद ने सन 2002 में संविधान के कौन से संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया था। तो यह था हमारा 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये लागू कब किया गया था, आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं हम इसको, ठीक है। ये लागू किया गया था पूरे देश के अंदर, अच्छे से याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट 2011 यानी 9, कहने का मतलब 9, 2011 में हुआ था। तारीख समान है, वर्ष 2011। अब हमारा आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, SSA, ये अभियान है हमारा, ये लागू हुआ था साथियों। शुरुआत हुई थी 2001-2002 में, ठीक है, 2001-2 में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ठीक है, देखेंगे आप लोग, यानी प्राथमिक शिक्षा में राजस्थान के कितने प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, 45%। बात करें हम उच्च माध्यमिक स्तर पर 6 से 8 तक के बच्चे कितने हैं, 47% प्राइवेट स्कूलों में। और हम बात करें कि माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 56% आंकड़े, याद रखना। ये आपकी साक्षरता 2011 के अनुसार है, ठीक है, ये आपकी जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार है ये। अगला प्रश्न आपके लिए, डीपीईपी जो कार्यक्रम था हमारा, इसको कब और कहाँ चालू किया गया था। तो ये 1994 में, याद रखना आप लोग, भारत के 7 राज्यों में हुआ था। भारत के 7 राज्य है असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन 7 राज्यों के 42 जिलों के अंतर्गत इस डीपीईपी कार्यक्रम को चालू किया गया था। अब आपको याद रखना है इस डीपीईपी कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। तो भैया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की फ्री व्यवस्था, विद्यालयों में बालक बालिकाओं का अधिकतम नामांकन यानी एडमिशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रुकें, दूसरा उद्देश्य।
तीसरा उद्देश्य था कि बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता मिले और शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए। यह डीपीपी कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, डीपीपी कार्यक्रम से एक प्रश्न आएगा आपका, याद रखना। वैकल्पिक शिक्षा, ध्यान रखना, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी दूरस्थ और दुर्गम आवास स्थलों पर शिक्षा की पहुंच उपलब्ध करवाना, पहला उद्देश्य। दूसरा है कि अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाना और कामकाजी बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिज कोर्स, ठीक है ना, याद रखना ब्रिज कोर्स से आशय क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये बालिकाओं के लिए चलाया गया था ब्रिज कोर्स। यह विशेष रूप से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए, जो अनामांकित और ड्रॉप आउट बालिका है, उनके लिए चलाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि आगामी शिक्षा सत्र के लिए बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में शामिल होने के लिए तैयार करना था। आमतौर पर 2 से 12 माह की अवधि के लिए खोला गया था, ये 2 से 12 महीने की अवधि के लिए होता था ये, ठीक है। इस अवधि के बाद अपेक्षा थी कि बालिकाएं नियमित विद्यालयों में नामांकित होकर शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है भाई? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य और इसका लक्ष्य। तो उद्देश्य की बात पूछे तो याद रखना कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों का नामांकन 100% ठहराव, ये सब करना था। शिक्षा में सामाजिक वर्ग भेद, लिंग भेदभाव को समाप्त करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये तो उद्देश्य था। और इसका लक्ष्य भी यही था कि 2003 तक 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, 2007 तक सभी बच्चों को 5 साल की पूरी शिक्षा देना, 2007 तक प्राथमिक स्तर और 2010 तक माध्यम उच्च प्राथमिक स्तर तक सामाजिक और लैंगिक अवरोध को समाप्त करना, 2010 तक सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना और 2010 तक सभी बच्चों की 8 साल तक की शिक्षा फ्री कराना, ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। क्लियर? अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबदेही क्या, ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही पढ़ के जाना है, आएंगे, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को 100% आएंगे। अच्छा जी, अब आता है हमारा, ये आपने पढ़ ही लिया होगा कि डीपीपी कार्यक्रम में किन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ना, ऊपर मैंने पढ़ा दिया शॉर्ट में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, पैरा शिक्षक की संकल्पना का उल्लेख, ठीक है ना, यानी पैरा जो शिक्षक होते हैं उनकी आवश्यकता, उनके महत्व क्या होते हैं। सामान्य रूप से शिक्षक बनने के लिए कुछ अहर्ताएं यानी कुछ योग्यताएं निर्धारित होती है और उनकी सेवा शर्तें ऐसी होती हैं कि उन्हें नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, अवकाश, भत्ते, बीमारी होने पर दवा की राशि, भविष्य निधि आदि प्राप्त हो। अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने से उन्हें मौका मिले। जहाँ शिक्षकों को ऐसी सेवा शर्तें उपलब्ध नहीं और बिना योग्यता के, बिना स्थायित्व के या सम्मानजनक वेतन अन्य सुविधाओं के काम किया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों को हम पैरा शिक्षक और अनौपचारिक शिक्षक कहलाते हैं। जो संविदा पर जो टीचर लगते हैं, कहने का मतलब ये है, संविदा पर जो टीचर लगते हैं उनको हम पैरा टीचर बोलते हैं, ठीक है भाई। पैरा टीचर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें आई थी। पैरा शिक्षक, पैरा टीचर सामान्यतः संविधानिक ठेके पर काम करने वाले विद्यालय कर्मचारी होते हैं जो नियमित शिक्षकों के समान ही विद्यालय में समान पढ़ाते हैं, परंतु नियमित शिक्षकों के लिए वेतन ज़्यादा मिलता है, जबकि पैरा टीचर के लिए वेतन कम मिलता है और उन्हें इतनी सुविधा नहीं मिलती, ठीक है ना। उन्हें कम कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है, कुछ समय के लिए ही। इन्हें पेंशन, ग्रेजुटी जैसे लाभ नहीं मिलते नियमित शिक्षकों को जैसे मिलते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछली यूनिट में, आप लोग यहाँ पे मत पढ़ना है इसको, ठीक है, पिछली यूनिट में पढ़ा दिया शिक्षा का। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले केंद्र सरकार की, उसके बाद हम राज्य सरकार की बात करेंगे। केंद्र सरकार की है भूमिका कि शैक्षणिक प्राधिकारी के सहयोग से धारा 29 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, यानी एनसीएफ 2005 जो लागू किया गया था वो धारा 29 के अंतर्गत शामिल है। शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु मानकों को विकसित करेगी और उन्हें प्रभावी बनाएगी। नवाचार के उन्नयन, शोध, नियोजन और क्षमता वृद्धि हेतु राज्य सरकार को तकनीकी सहायता संसाधन प्रदान करेगी।
और राज्य सरकार की बात करें तो 6 से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और ये सुनिश्चित भी करेगी कि उसके आधार पर वो कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं उनको बिना भेदभाव के प्रारंभिक शिक्षा पाने और उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार की। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है ना, पाठ्यक्रम और अध्ययन के विषय निर्धारित करना, ये सब काम किसका है? इसी का। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग इसको। लहर अभियान भी एक चलाया गया था, ब्रिज कोर्स है, शिक्षक स्वावलंबन है, माइग्रेटी छात्रावास, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम, वर्कबुक जैसे विकसित करने जैसे अनेक प्रयासों के चलते अपेक्षित था कि बच्चों में सभी विषयों को पढ़ने लिखने की आधारभूत समिति विकसित होगी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के कई कामों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। उन्हें नए स्कूल खोलना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना यानी प्रमोशन करना, पाठ्य पुस्तकें, अन्य शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना आदि काम शामिल है। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी कामों के संचालन करने के लिए भूमिका निभा रहा है, इसलिए इस अभियान के कार्यकाल के दौरान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए वे सभी काम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम दोबारा आ सकता है। सत्र 2012-13 में राजस्थान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का सघन अवलोकन कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें वर्ष में 3 बार शिक्षा मंत्री से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक निर्धारित तारीखों में विद्यालयों में गए और वहां जाकर उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया। इसे शिक्षा समलंबन कार्यक्रम नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के बाद इस बात की जरूरी महसूस हुई कि कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को भाषा और गणित की मूल दक्षताओं और अवधारणाओं को समझने के विशेष कार्यक्रम आवश्यक है। इसके लिए 2013 से लेकर के 15 के बीच में एक रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाने का काम किया जिसमें बच्चे कक्षा स्तर के अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। तो ये आपका हो गया रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम। ठीक है भाई, अब आप लोग बात करेंगे अगले प्रश्न में। देखिए, बहुत अच्छा यूनिट है ये, प्रश्न तो इससे आएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग ये वाला याद रखना, निजीकरण में शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, यानी विद्यालय शिक्षा में बढ़ते निजीकरण के प्रभाव का विवेचन कीजिए, प्रभाव का विवेचन। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी आपको एक प्रश्न और याद रखना है, एसएमसी की भूमिका विद्यालय के रूप में क्या होती है, और ये अपना रीट का टॉपिक भी है एसएमसी। ठीक है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, रीट का टॉपिक है, बहुत अच्छा है ये। तो ये आप लोग एक याद करेंगे बस, और बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है इस यूनिट के अंदर। और बात अपनी आती है ना निबंधात्मक प्रश्नों की, तो मैंने निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में आपको बता रखा है कि एप्लीकेशन पर आप लोग जाएंगे, खुराना क्लासेस, याद रखना नाम चेंज कर दिया, खुराना क्लासेस है ऐप का नाम, चैनल का नाम है वही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है और प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाएंगे और 109 रुपये के बदले आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। प्राइस है उसका 109 रुपये, तो उसमें आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे और 20 मॉडल पेपर से आप लोग अपना सब कुछ आराम से, देखो मूल उद्देश्य क्या है हमारा, सिर्फ परसेंटेज बनाना, बस कैसे भी बनाए हम आपको बनवा देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।